Hello everyone, in this video we will discuss about the main features of federalism. So I request all the English and Hindi medium students to get focused on this video because here we are going to discuss about this very important concept that is related to chapter 2 of your 6th book in the name of फेडरलिज्म या जिसे हम संघवाद भी कहते हैं। तो इस पे प्लीज ध्यान देंगे सब कि संघवाद की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, ठीक है, या फिर की फीचर्स कह सकते हैं, मेन फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या हैं, ठीक है। तो इससे पहले कि हम आगे चले एक बार हमें संघवाद या फेडरलिज्म की डेफिनेशन को रिकॉल करना होगा। So I had discussed in earlier videos too that federalism refers to the system of government in which more than two levels of the government are there। कि संघवाद सरकार का वह रूप या वह व्यवस्था होती है जिसके अंदर इसके एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा, दो या दो से भी ज्यादा स्तर होते हैं। जैसे कि इंडिया में, हमारे भारत में 3 स्तर हैं। ओरिजिनली तो है वो 2 टीयर ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड किया था कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने, लेकिन बाद में एज इन द नेम ऑफ पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन के नाम पे तीसरा जो टीयर है, स्तर है सरकार का, वो ऐड कर दिया गया था। क्लियर? सो आई वांट टू टेल यू ऑल दैट दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। मीन्स एक संघीय सरकार की विशेषताएं क्या क्या होती है जहां भी इसे अपनाया गया है। जैसे इंडिया के अंदर भी हमारे 3 लेवल है गवर्नमेंट के अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू ऑल दैट देयर आर 2 और मोर लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक बात क्लियर करके चलेंगे कि इस प्रकार की सरकार की जो व्यवस्था होती है, इस टाइप की जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है किसी भी कंट्री में जहां भी ये अपनाया गया है, वहां पे जनरली सरकार के 2 तो होंगे ही होंगे। अगर 2 से कम है लेवल, जैसे एक ही लेवल है गवर्नमेंट का, तो इट कैंट बी कॉल्ड एज द फेडरल गवर्नमेंट। वो फेडरल या संघीय सरकार कहीं ही नहीं जा सकती क्योंकि उसके अंदर संघ है ही कहाँ। वहां पर तो यूनिटरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है या यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें एकात्मक सरकार होती है। एक ही लेवल होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। इट मे बी मोर पावरफुल देन तो वर्ड ही नहीं आएगा क्योंकि उसके अंदर होती ही वो अकेली है। ओके, सो यहाँ पे एक डेफिनेशन है इसकी कि वी हैव मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड एज फेडरलिज्म। तो ये फेडरलिज्म की डेफिनेशन ही इसकी पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर पहली कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है, वही इसकी परिभाषा है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से। अब सेकंड फीचर जो है वो है डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। पहले यहां तक करना है हमें कि भले ही सरकार के टीयर्स और लेवल्स, स्तर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सब करते सभी एक जैसे ही नागरिकों को गवर्न है, मतलब उनके ऊपर रूल करते हैं। क्यों? हमारे लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो हमारे लिए नहीं है क्या? इसका मतलब सब लोगों के लिए लेवल जो है ना वो अलग अलग हैं। सरकार के मतलब नाम के हिसाब से अगर देखा जाए तो सब अलग अलग है। कोई केंद्रीय स्तर सरकार के केंद्रीय स्तर की सरकार है या राज्य सरकारें हैं या फिर स्थानीय स्वशासन है, पंचायती राज है, म्युनिसिपैलिटीज है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, नगर पालिका है, नगर निगम है, ये सब आ गए इसमें। लेकिन कर तो सब नागरिकों को ही गवर्न रहे हैं ना। मतलब इंडिया की जो फिजिकल जो लैंड बाउंड्री है, ज्योग्राफिकल एरिया है, जो इसका भूभाग है, उसके अंदर रहने वाले सबके ऊपर ये अप्लाई होते हैं, एप्लीकेबल है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लो अगर डिफेंस से रिलेटेड कोई लॉ पास कर दिया है तो क्या वो हम पे लागू नहीं होता है? इसका मतलब ये है कि डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, बट लेकिन फर्क ये है ईच टीयर हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स। हाँ, जब बात आती है कानून बनाने की, जब भी लॉ मेकिंग की बात आती है, मान लीजिए कोई भाई क्या बोलते हैं अपना कानून बनाना है और टैक्सेशन से रिलेटेड कोई लॉ पास करना है कंट्री के अंदर, या एडमिनिस्ट्रेटिव कोई ऐसी पॉलिसी है जो इंप्लीमेंट करनी है या फॉर्म करनी है, बनानी है, तो उसके अंदर उनका काम अलग अलग होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ पास कर सकती है। जैसे कि बैंकिंग है ना, और कम्युनिकेशन है, डिफेंस ऑफ द कंट्री है, फॉरेन अफेयर्स है, ठीक है, कम्युनिकेशन है, करेंसी है, ऐसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो पूरे कंट्री के ऊपर अप्लाई होते हैं। ये सब लोगों के हित में होते हैं, ये कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट होते हैं। उसके अंदर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ पास कर देती है। पुलिस है, एग्रीकल्चर है, ट्रेड है, ठीक है, ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉज पास करती है। और मैरिजेज हैं, एडॉप्शन है, सक्सेशन है, फॉरेस्ट है,
एजुकेशन है, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनके ऊपर दोनों मिलकर पास करती हैं। तो ये ज्यूरिसडिक्शन जिसको हम बोलते हैं ना अधिकार क्षेत्र, ठीक है, ये अलग अलग हो सकता है लेकिन करते सब सेम नागरिकों को ही गवर्न है। उसके बाद आती है थर्ड फीचर, द ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है कहने का कि जो ये ज्यूरिसडिक्शंस है, मतलब जो अधिकार क्षेत्र जो जो इनको दे रखे हैं, जो भी इनके लेवल के अकॉर्डिंग दे रखे हैं, इनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, इसी के ऊपर कि स्टेट गवर्नमेंट ही पास करेगी लोग या सेंट्रल करेंगे या दोनों मिलकर करेंगे, तो वो सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली स्पेसिफाइड है। इसका मतलब ये नहीं कि दे कांट मेक एनी लॉ और रूल्स और रेगुलेशन और पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल, अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, वो सारा का सारा गारंटीड कहाँ है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, मतलब संविधान के हिसाब से चलते हैं। सीधी सी बात ये है, जो भी रूल रेगुलेशन इनके लिए फिक्स किए गए हैं उनके अकॉर्डिंग अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, मतलब ये है। दूसरा, सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, मतलब संवैधानिक रूप से ये गारंटी किया गया है कि भाई जो लेवल है गवर्नमेंट का, जो स्तर है, वो इस मैटर में और ऐसे लॉज पास कर सकता है। कहने का मतलब वो सारा कॉन्स्टिट्यूशनली एक फ्रेमवर्क बना रखा है जिसके अकॉर्डिंग इनको काम करना होता है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट्स दैट इट कैन मेक एनी लॉज अकॉर्डिंग टू इट्स विल, कि अपनी मर्जी में आए वही उसने बना दिया और वही इंपोज होगा और कोई उसको के अगेंस्ट रेज नहीं कर सकता अपनी वॉइस, ऐसा है ही नहीं। कहने का मतलब उसका जो काम है वो सारा कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी किया गया है। मतलब ये है कि वो संविधान के नक्शे कदम पर चलते हैं, सीधी सी बात ये है। उनको जब भी कोई लॉ पास करना होता है जो पब्लिक इंटरेस्ट में होता है, वो सारे काम एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। क्लियर। उसके बाद फोर्थ जो फीचर है, विशेषता है चौथी, वो ये है द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कि संविधान के अंदर जो रूल रेगुलेशन बन चुके हैं, जो राइट किए गए थे, उनको कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट अकेला चेंज नहीं कर सकता, उनमें संशोधन या एडिट नहीं कर सकता है, उसको चेंज या उसको परिवर्तित नहीं कर सकता है। कहने का मतलब वो यूनिलेटरली, मैंने पहले भी कई बार बताया है, मतलब दो तीन टर्म्स होती है, जैसे होता है यूनिलेटरल एंड अदर इज बाइलेटरल एंड अनदर वन इज मल्टीलेटरल। तो यूनिलेटरल का मतलब होता है जब कोई एक जना डिसीजन ले, कोई एक इंसान, कोई एक इंडिविजुअल। बाइलेटरल का मतलब होता है दो जनों के बीच में कोई भी मतलब डिसीजन लिया जाता है, वो दोनों मिलकर उसको पास करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मल्टीलेटरल, और मल्टीलेटरल के अंदर होता है मोर देन 2 पर्सन्स में भी इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि कोई भी एक लेवल, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो, अपनी मर्जी से अकेला यूनिलेटरली डिसाइड नहीं कर सकता जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को चेंज करने की बात होती है। तो ऐसे चेंजेस करने के लिए दोनों लेवल्स का या जितने भी लेवल्स हैं उनका आपस में कंसेंट देना जरूरी है, परमिट करना जरूरी है, इजाजत देना जरूरी होता है। That's why these provisions may be changed. ठीक है, in this way they can change the legal or provision constitutional provisions, and many more 2 or 3 features are there which are going to be discussed shortly. Please wait.